हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 3 का टॉपिक ह्यूब्रिस। तो ह्यूब्रिस को मैंने इस वीडियो में बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। आपके लिए मैंने बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स तैयार किए हैं, ये लिखा है मैंने, तो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, ह्यूब्रिस को हिंदी में कहते हैं हेकड़ीबाज या अक्खड़पन। अब हेकड़ीबाज या अक्खड़पन क्या होता है वो भी हम आपको समझा देते हैं आपके समझने के लिए। कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, वो हिंदी का मतलब नहीं समझ पाते, तो मैंने आपके हेकड़ीबाज अक्खड़पन को समझाने के लिए ये लिखा है हिंदी में। पात्र जो अक्खड़पन के कारण चेतावनियों की उपेक्षा करने के कारण मारा जाता है। मतलब ड्रामे में या शॉर्ट स्टोरी में, नोवेल में कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता है सो उससे चेतावनी दी जाती है, अलर्ट किया जाता है कि ऐसा मत करो। तो लेकिन वो क्या करता है, अपने घमंड में, अपने एरोगेंस में, अपने इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतना चूर हो जाता है कि वो किसी की नहीं सुनता, सब अवॉइड करता है, चेतावनियों को अनदेखा करता है, उपेक्षित करता है और वो अंत में मारा जाता है। ऐसे बहुत सारे आपने ड्रामास पढ़े होंगे। तो देखिए, आपने बहुत सारे ड्रामास या नहीं पढ़े होंगे उसके बारे में नहीं, बट मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। ड्रामा तो नहीं पढ़े होंगे बट आपने रामायण ड्रामा ज़रूर देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में। रामायण महाभारत के बारे में तो सुना होगा। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण पहले दे देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हुए चलते हैं। जो रावण है क्या है, एंटीगोनिस्ट है और प्रोटोगोनिस्ट कौन है, राम। ठीक है। तो रावण जब सीता का हरण करके लाया था, उसको चुरा करके लाया था, तो सबने अलर्ट किया कि ये गलत है, ये जो तुम कर रहे हो ये जो डिवाइन लॉ है उसके विरुद्ध है, और ये सीता रूपी जो महिला है ये कोई और नहीं, नारायण स्वयं भगवान की पत्नी है। कौन है, लक्ष्मी है, इसलिए ऐसा मत करो, इन्हें वापस कर दो। मतलब सबने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, उनके गुरु जो भी थे, उनकी पत्नी मंदोदरी, सब ने समझाया, लेकिन अपने घमंड, अहंकार में और अनफ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस में और सेल्फ इम्पोर्टेंस में इतना प्राउडी हो गया था, घमंडी हो गया था कि किसी की बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो इतना अक्खड़पन हो गया था। तो अक्खड़पन में क्या करता है, कोई भी पात्र किसी की बात उसको समझ में नहीं आती है उसको, और वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे समान कोई है ही नहीं, तो वो अंत में क्या होता है, मारा जाता है। अब इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है। देखो, अब आपको इसको समझ लेंगे कि हेकड़ीबाज क्या होता है या अक्खड़पन क्या होता है। तो ऐसे ही अक्खड़पन पात्र या हेकड़ीबाज पात्र प्रत्येक ड्रामा में कोई ना कोई देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ड्रामास हैं हमारे, तो देखेंगे। देखो, ह्यूब्रिस इज ए ग्रीक वर्ड। ह्यूब्रिस जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है दैट इंडिकेट्स प्राइड, एरोगेंस, प्राइड एंड एरोगेंस। ठीक है, या एंड और लगा लेंगे। तो ह्यूब्रिस एक ग्रीक शब्द है, ध्यान रखेंगे, ग्रीक शब्द है जो ये संकेत देता है, किसको इंडिकेट करता है, प्राइड और एरोगेंस को। प्राइड मीन्स भी घमंड होता है और एरोगेंस का भी मतलब अक्खड़पन या घमंड ही होता है। ठीक है, तो वो घमंड की ओर संकेत करता है। ह्यूब्रिस इज ए पर्सनैलिटी फीचर दैट इंटेल्स एक्सट्रीम प्राइड एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब समझेंगे। तो क्या है ह्यूब्रिस, क्या है, एक पर्सनैलिटी फीचर है, या कह लीजिए पर्सनैलिटी है, फीचर शब्द को हटा भी सकते हैं।
ह्यूब्रस एक पर्सनैलिटी होती है दैट जो इंटेल का मतलब होता है आवश्यक बना लेना या वंशीभूत हो जाना। किसके वंशीभूत हो जाना? एक्सट्रीम प्राइड, अत्यधिक घमंड, इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। या एक और शब्द यहाँ जोड़ सकते हैं इसके आगे यहाँ पर, सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपना स्वयं का महत्व, मतलब मैं ही मैं हूँ इसमें। जैसे रावण कहता था ना, मैं त्रिलोकपति रावण, मैं तीनों लोकों का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई मेरा इंद्र ये वो कुछ नहीं कर सके तो ये वनवासी राम क्या करेगा। तो ये मतलब क्या था, इसे कहेंगे सेल्फ इम्पोर्टेंस या इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसका प्राइड एंड एरोगेंस के कारण हेखड़ीबाज। ऐसा ही बहुत सारे ड्रामाज में कोई न कोई पात्र ऐसा होता है। तो देखेंगे विच कॉजेज ए प्रोटोगोनिस्ट डिसओबेड डिवाइन, ठीक है। विच जो कॉजेज कारण होता है, क्या कारण बनता है? प्रोटोगोनिस्ट जो होता है टू डिसओबे, क्या करता है? डिसओबे करता है, अवज्ञा करता है किसकी? डिवाइन वार्निंग की, ईश्वरीय चेतावनी की क्या करता है? अवज्ञा करता है। एंड और ब्रेक ए क्रूशियल मॉरल रूल, और ब्रेक मीन्स तोड़ देता है। क्रूशियल का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण मॉरल नियमों को तोड़ देता है। समझ में आया? मतलब उतना उसके अंदर घमंड, इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाती है, इतना अक्खड़पन हो जाता है उसके अंदर कि उसको ये सारी चीज़ें, तो वो क्या करता है फिर? डिसओबे करता है डिवाइन वार्निंग की। मतलब डिवाइन के जो वार्निंग होती हैं, या कोई भी उसको वार्न करता है, डिवाइन ही नहीं करता बल्कि कोई कैरेक्टर भी उसको वार्न करता है, ऐसा मत करिए, गलत है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसको लगता है मैं ही मैं हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, घमंड में। तो क्रूशियल मॉरल रूल, और क्रूशियल मॉरल रूल का क्या करता है वो? ब्रेक, तोड़ देता है। अब रावण ने भी क्रूशियल मॉरल रूल्स को तोड़ा था। क्या तोड़ा था कि बताइए? कि दूसरे की पत्नी को चोरी से हरण कर लाना, क्या है ये? जो रूल बनाए हुए हैं हमारे सोसाइटी में, डिवाइन लॉ हैं, उसको तोड़ा था उसने। ऐसे ही देखिए, आपने महाभारत भी देखा होगा, वैसे में बहुत सारे ड्रामास वगैरह हैं, उसके भी उदाहरण दे सकती हूँ, बट हो सकता है वो ड्रामा आपने नहीं पढ़ा हो, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन रामायण और महाभारत तो सबने ही देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। ऐसे ही दुर्योधन क्या था? बहुत एरोगेंस हो गया था, एरोगेंट हो गया था बहुत ज़्यादा, और वो भी मॉरल रूल्स को क्या कर रहा था? डिसओबे कर रहा था। भाई, दो भाई हैं, पांडवों को बिल्कुल कुछ देना ही नहीं चाहता था, तो क्या था? उसके अंदर प्राउड हो गया था कि मेरी सेना ये है वो। उसको भी बहुत समझाया, सबने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, लेकिन वो भी क्या था? इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर भर गया था, और एरोगेंट हो गया था वो। तो और वो भी अंत में मारा जाता है। अंत तक सबने कहा ये हट छोड़ दो, मान जाओ, पांडवों के तरफ श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, मतलब तुम्हारी जो सेना है उसकी तरफ सारे योद्धा मारे गए, एक से एक वीर योद्धा मारा गया, लेकिन वो नहीं माना। उसके अंदर क्या होता है? ऐसे लोग जो होते हैं डिसओबे करते हैं डिवाइन वार्निंग के, और किसको? क्रूशियल मॉरल रूल को तोड़ देते हैं और अंत में मारे जाते हैं। समझ में आ रहा होगा? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो यहाँ से समझेंगे अब। ह्यूब्रिस इज़ ए फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले बाय ए ट्रेजिक हीरो, और ह्यूब्रिस जो है फ्रीक्वेंटली क्या किया जाता है? डिस्प्ले किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है बाय ए ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। अब ट्रेजिक हीरो, अब देखिए, चलो हम दूर नहीं जाते हैं, हमारे ही सिलेबस है उथेलो ट्रेजिडी है हमारी, ठीक है। तो उथेलो जो ट्रेजिक हीरो है, उथेलो कौन है? ट्रेजिक हीरो, और भी हैं बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है कि वार्निंग उसको देती है, कैशियो भी समझाता है, डेस्टिमोना भी समझाती है, और भी बहुत से लोग उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन वो भी क्या करता है, डिसओबे करता है सारी चीज़ों को, मतलब ओबे नहीं करता, उन चीज़ों को नहीं मानता है, और वो अपनी पत्नी को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है। तो देखेंगे एज देयर फैटल फॉल्ट। अब यहाँ से देखो समझेंगे, हीवरस जे फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेड बाय ए ट्रेजिक हीरो एज देयर फैटल फॉल्ट और हेमर्सिया। अब देखो हीवरस एक फ्रीक्वेंटली क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है बाय ए ट्रेजिक हीरो के द्वारा, एज के रूप में, देयर फैटल फॉल्ट उनके घातक गलती के रूप में, और हेमर्शिया के रूप में। हेमर्शिया होता है एक ट्रेजिक फिलो जो क्या करता है, उसे गलत की ओर ले जाता है। इन वर्क ऑफ फिक्शन, किसी भी वर्क ऑफ फिक्शन में, फिक्शन एक स्टोरी होती है, एक ड्रामा होता है, जो स्टोरी रियल नहीं होती, इमेजिन्ड स्टोरी होती है, वो क्या कहलाती है, फिक्शन कहलाती है। ठीक है, तो एक वर्क ऑफ फिक्शन में हेमर्शिया और अपने फैटल फॉल्ट के कारण हीरो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली इसका क्या करता है, इसको डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है। एक्सट्रीम प्राइड एंड हीवरस, एक्सट्रीम प्राइड एंड हीवरस कैन ओवरवेल्म्ड ए कैरेक्टर, मेकिंग देम अनेबल टू रीजन एंड अल्टीमेटली लीड टू देयर डिमाइज। ठीक है, अब देखेंगे, देखो एक्सट्रीम प्राइड अत्यधिक घमंड, और ह्यूब्रिस मीन्स वही अक्खड़पन, अत्यधिक घमंड और अक्खड़पन, कैन ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना या पराजित कर देना। ठीक है, एक करेक्टर के अंदर एक ह्यूब्रिस और प्राइड इतना वंशीभूत हो जाता है, इतना अभिभूत हो जाता है, और मेकिंग देम उन्हें बना देता है अनेबल असमर्थ, टू रीजन विवेक मतलब विवेक होता है सही गलत का भान न कर पाना, सही गलत में सही डिसीजन न ले पाना। तो अनेबल टू रीजन अल्टीमेटली अंततः टू लीड देयर डिमाइस, और वो क्या करते हैं, अंततः वो लीड कर जाते हैं देयर डिमाइस, अपने पतन की ओर, अंत की ओर वो क्या कर जाते हैं, लीड कर जाते हैं। सही गलत का भान नहीं रहता। कब नहीं रहता, घमंड के कारण, अक्खड़पन के कारण वो अपना क्या खो देते हैं, रीजन खो देते हैं, विवेक खो देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ अरिस्टोटल के मतानुसार, ठीक है, ओपिनियन मीन्स मत में अरिस्टोटल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स, विभिन्न प्रकार के क्राइम्स, सच एज जैसे कि सेक्सुअल मिसबिहेवियर और मिसट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, और मिसट्रीटमेंट मीन्स दुर्व्यवहार ऑफ अदर्स, दूसरों का, आर कॉमनली सामान्यतः कमिटेड किया जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, सो दैट ताकि दे कैन सेटिस्फाई, वे संतुष्ट कर सकें, देयर विश अपनी इच्छा को, टू फील अनुभव करके, सुपीरियर टू अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल से अपने आप को सुपीरियर करके। अब अरिस्टोटल का कहना है ह्यूब्रिस के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स सच एज, विभिन्न प्रकार के क्राइम्स किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्राइम्स क्या किए जाते हैं, सेक्स से संबंधित मिसबिहेवियर किया जाता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं गलत की ओर व्यक्ति गलत करता है। अब रावण सीता को किस बेस पर उठा के लाया था कि अपनी पत्नी बनाएगा, बहुत सुंदर थी, उस पर मोहित हो गया था, तो सेक्सुअल मिसबिहेवियर हो गया वो। ठीक है, और मिसट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, मिसट्रीटमेंट मीन्स दुर्व्यवहार, दुर्योधन ने पांडवों के साथ क्या किया था, दुर्व्यवहार किया था, यहाँ तक कि जुआ हुआ था तो उसमें क्या किया कि द्रौपदी को जीत करके उसका चीरहरण भी किया था, उसको सभा में उसका कपड़े उतारे थे, उसकी साड़ी को उतारा। तो क्या है
कि मिसट्रीटमेंट ऑफ अदर्स आर कॉमनली कमिटेड किया जाता है। कमिटेड मीन्स क्या आता है, बाय पीपल सो दैट दे कैन सेटिस्फाई, ताकि वे अपनी बिल को क्या कर सकें, चाहे वो इच्छा कह लीजिए, चाहे वो काम इच्छा है सही, चाहे दूसरे से अपने आप को सुपीरियर दिखाने की इच्छा सही, तो बहुत सारी इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूबरस, ह्यूबरस के टाइप्स। देयर टू टाइप्स ऑफ ह्यूबरस, या देयर आर और होना चाहिए, यहाँ गलती में आर नहीं लगा है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूबरस, दो प्रकार के ह्यूबरस होते हैं। नंबर 1, ह्यूबरस इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट प्राचीन यूनान में ह्यूबरस का सेंस क्या था। सेकंड है हमारा ये है कंटेम्परेरी डेफिनेशन ऑफ ह्यूबरस, समकालीन परिभाषा ऑफ ह्यूबरस, ह्यूबरस की। ठीक है, ये दो हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हेलो, देखो हो सकता है मेरे वीडियोस औरों के अकॉर्डिंग थोड़े लंबे हो जाते हों, बड़े हो जाते होंगे, बट अगर हम छोटा 2-4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देंगे तो हो सकता है कि हम वो सब आपको नहीं दे पाएंगे जो देना चाहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। मान के चलिए हम तो 5 मिनट का वीडियो बना देंगे आप अपना व्यू लेने के लिए जो भी है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं अपने व्यू के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मात्र आपकी सेवा करने के लिए पढ़ा रही हूँ। मुझे ये नहीं है कि मेरा वीडियो 5 ही मिनट का होना चाहिए, नहीं। आप मेरे हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग बस आप संतुष्ट हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा हो या छोटा हो, बस कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो फर्स्ट है ह्यूबरस इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस में ह्यूबरस का क्या सेंस था। तो एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन और ग्रीस मतलब होता है यूनान। ठीक है, प्राचीन यूनान में ह्यूबरस का सेंस। ठीक है, देखो आगे चलते हैं, समझते हैं। ह्यूबरस इन एंशियंट ग्रीस मीन्ड टू डिसओबीडियंस टू द गॉड्स और टू डिवाइन विल। ह्यूबरस इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में ह्यूबरस का मतलब ओबीडियंस, अवज्ञा था। किसकी अवज्ञा, टू द गॉड्स, देवी देवताओं की, और द डिवाइन विल, ईश्वरीय इच्छा की और देवी देवताओं की अवज्ञा था। किसका मतलब, ह्यूबरस का मतलब। एंशियंट ग्रीस माइथ्स और प्लेस टिपिकली फीचर्स करेक्टर्स हु ओपनली डिसओबे द गॉड्स एंड डिवाइन ऑर्डर। देखो फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एंशियंट ग्रीक्स माइथ्स, प्राचीन ग्रीस माइथ्स होते हैं पौराणिक कथाएं। ठीक है, क्या होती हैं, पौराणिक कथाएं। एंड प्लेस, नाटक। ठीक है, टिपिकली फीचर्स, विशेष रूप से क्या है, फीचर्स करेक्टर्स होते हैं, उनके कुछ करेक्टर्स होते हैं। हु, जो ओपनली, खुल के, डिसओबे, अवज्ञा करते हैं या आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, द गॉड, भगवान की, एंड डिवाइन ऑर्डर, और डिवाइन ऑर्डर की। ठीक है, एंड सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या करते हैं, सफ़र, कष्ट सहते हैं। किसकी, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणामों का, उसके परिणामों का क्या करते हैं, फिर उसका उनको भोगते हैं। जब वो डिवाइन ऑर्डर का और गॉड्स की का वो डिसओबे करते हैं, उसकी अवज्ञा करते हैं, नहीं उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो फिर उसके परिणामों को भी वो भोगते हैं। आगे देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह इम्पॉर्टेंट है, टू नोट दैट, टू नोट, यहाँ ई और होगा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन एंशियंट ग्रीस, इस चीज़ को नोट करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस चीज़ को नोटिस करना, या नोटिस कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस, इस चीज़ को नोटिस करना ज़रूरी है, दैट के एंशियंट ग्रीस, इन एंशियंट ग्रीस रेफर्स टू डिसओबेइंग द गॉड्स, क्या करता है,
गॉड्स की डिसओबेइंग को रेफर्स करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ तक। नॉट टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसओबीडियंस, ठीक है, और न के परिणामों को ऑफ दैट डिसओबीडियंस, अवज्ञा के परिणामों को नहीं बल्कि देवी देवताओं के डिसओबेइंग को क्या करता है, रेफर करता है। आई बात समझ में। एंशियंट ग्रीक में इस चीज़ को नोटिस करना था कि एंशियंट ग्रीक में केवल क्या किया जाता था, डिसओबेइंग द गॉड्स, देवी देवताओं की डिसओबेइंग को रेफर किया जाता था, नॉट टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डिसओबेइंग। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेमेसिस वाज द नेम ऑफ द गॉडेस। अब आगे हमारा एक टॉपिक आने वाला है नेमेसिस, ठीक है, इसी यूनिट में। ठीक है, उस शब्द को आगे हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा या फोर्थ होगा। तो नेमेसिस वाज द नेम ऑफ द गॉडेस। नेमेसिस कौन थी, नाम था ऑफ गॉडेस, एक देवी का, हु हैंडेड आउट द पेनल्टीज, जो क्या करती थी, पेनल्टी देती थी, जुर्माना करती थी, दंड देती थी। एंड इट ऑल्सो हैपेंड, जब यह भी होता था, टू बी द नेम ऑफ द पेनल्टी, और तब से क्या किया गया, उसी के नाम पर इस पेनल्टी को ही, जो पेनल्टी उसको दी जाती थी, जब किसी को दंड दिया जाता था, उस दंड का ही नाम रख दिया गया नेमेसिस। ठीक है, इट ऑल्सो हैपेंड टू बी द नेम ऑफ पेनल्टी, उस पेनल्टी का भी नाम नेमेसिस रख दिया गया। आई बात समझ में। उस समय एंशियंट ग्रीक में एक देवी हुआ करती थी, वो क्या करती थी कि जो डिवाइन लॉ की आज्ञा नहीं मानता था तो उसको वो दंड देती थी। फिर तब से क्या हुआ, नेमेसिस नाम उस पेनल्टी को ही उस पेनल्टी का ही नाम नेमेसिस रख दिया कि किसी को दंड दिया जा रहा है तो उसका नाम के नेमेसिस दिया जा रहा है पेनल्टी की जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन ऑफ ह्यूब्रिस। समकालीन डेफिनेशन ऑफ ह्यूब्रिस। बिटवीन द टाइम ऑफ एंशियंट ग्रीस, बिटवीन मीन्स बीच में, टाइम एंशियंट ग्रीस टू द प्रेजेंट, वर्तमान और एंशियंट ग्रीक के टाइम के बीच में। द डेफिनेशन ऑफ ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस की परिभाषा हैज स्लाइटली चेंज, थोड़ी बदल चुकी है। क्या बदल चुकी है, टुडे इट ऑल्सो एल्यूड्स, आज, टुडे मीन्स आज, इट ऑल्सो मीन्स भी एल्यूड्स, एल्यूड्स का मतलब होता है संकेत मात्र देना। आज यह संकेत भी देती है टू ए जनरल लेक, एक सामान्य कमी की, ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होती है विनम्रता, एंड डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड होता है महत्वहीन समझना, फॉर ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन लिमिटेशंस के लिए। अब समझ लो, टुडे इट ऑल्सो एल्यूड्स मतलब एंशियंट है बिटवीन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान टाइम और एंशियंट टाइम के बीच के समय में डेफिनेशन थोड़ी ह्यूब्रिस की बदल चुकी है। बदल चुकी थी, क्या हो गई कि आज इट इज़ ऑल्सो एल्यूड्स, ये संकेत देती है किसको, जनरल लेक ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की थोड़ी कमी होना, मतलब कैरेक्टर के अंदर विनम्रता की कमी होना, ह्यूमिलिटी। ठीक है, लेक, जनरल लेक ऑफ ह्यूमिलिटी, एंड और किसकी, डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लिमिटेशन, डिसरिगार्ड का मतलब महत्वहीन समझना, किसको, फॉर ह्यूमन लिमिटेशंस को, ह्यूमन लिमिटेशंस जो होती हैं, मानव की जो सीमाएं होती हैं, उनको क्या करना, डिसरिगार्ड करना। रेदर देन ओनली ए डेफियंस ऑफ द गॉड्स और नेचुरल ऑर्डर, किसकी अपेक्षा, रेदर देन मीन्स की अपेक्षा, ओनली केवल, डेफियंस मतलब खुली अवज्ञा, खुली अवज्ञा करने की बजाय, ऑफ द गॉड्स और नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर और गॉड्स की खुली अवज्ञा
की अपेक्षा क्या हो गई, ह्यूमन लिमिटेशंस को डिसरिगार्ड कर दिया गया और ह्यूमैनिटी में क्या हो गई, थोड़ी सी जनरल कमी आ गई है। वर्तमान में इतनी डेफिनेशन बदल गई है। तो इट इज़ एन आइडिया दैट एरोगेंस मेक्स पीपल ब्लाइंड। इट इज़ एन आइडिया, यह एक आइडिया है दैट कि एरोगेंस घमंड मेक्स पीपल ब्लाइंड, व्यक्तियों को या लोगों को अंधा बना देता है। इवन इफ, यदि चाहे, ह्यूबरस लीड्स ए इनिशियल सक्सेस, वो क्या करता है, इवन इफ, ह्यूबरस मीन्स अक्खड़पन, लीड्स मीन्स ले जाता है, इनिशियल मीन्स एक प्रारंभिक सक्सेस, मतलब यदि चाहे ह्यूबरस के कारण व्यक्ति प्रारंभिक सफलता तो ले लेता है, इट विल इनएविटेबली लीड टू डिजास्टर, लेकिन अंत में, इनएविटेबली मीन्स अंत में क्या करता है, आवश्यक रूप से, अंत में आवश्यक रूप से लीड्स टू द डिजास्टर, और उसके साथ गलत होता है। मतलब ह्यूबरस, मतलब वर्तमान समय में इतना बदल गया है, क्या हो गया है कि आपने फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा कि गलत तरीके से, अक्खड़पन से या गलत तरीके से हम क्या करते हैं, प्रारंभ में तो सफलता ले लेते हैं लेकिन अंत में जीत, इनएविटेबली लीड टू डिजास्टर, लेकिन जो गलत करने वाला होता है उसको क्या दिया जाता है, दंड ही मिलता है, अंत उसका बुरा होता है। देखा होगा आपने टीवी में, मूवीज़ में, और स्टार्टिंग में ऐसे लोगों की जीत दिखाई जाती है और अंत इनका बुरा होता है, और अंत में धर्म की ही जीत होती है। जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो धर्म पर चलने वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्हीं की जीत होती है। समझ में आया? लेकिन एरोगेंटी की नहीं होती जीत। आगे चलते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ ह्यूबरिस, ठीक है, ह्यूबरिस का फंक्शन, व्हेन इट केम टू लिटरेचर, व्हेन मीन्स जब, इट केम यह आया, टू लिटरेचर, लिटरेचर में, बाय डेपिक्टिंग, क्या करके, डेपिक्टिंग द ह्यूबरिस्टिक करेक्टर्स, किस करके, ह्यूबरस करेक्टर को डेपिक्ट करके, ठीक है। द एम इज़ टू हैव ए मॉरलिस्टिक एंडिंग, और इसका जो एम था वो क्या है, एम इज़ टू हैव ए मॉरलिस्टिक एंडिंग, नैतिकता पूर्ण अंत होना, स्टोरी का नैतिकता पूर्ण अंत होना। मतलब जब ये लिटरेचर में आया तो बाय डेपिक्टिंग द ह्यूबरिस्टिक करेक्टर्स को डेपिक्ट किया गया, और एम टू इज़ टू हैव ए मॉरलिस्टिक एंडिंग, और अंत में क्या होता है, इसकी जो मॉरलिस्टिक एंडिंग होती है, मॉरलिस्टिक एंडिंग क्या होती है, देखो अभी समझाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ करेक्टर्स कॉमनली गेट पनिश्ड, इस टाइप के करेक्टर्स क्या करते हैं, सामान्यतः गेट पनिश्ड, दंड दिया जाता है, एंड प्रोवाइड ए मॉरल लेसन, और उनको अंत में किया जाता है, प्रोवाइड दिया जाता है मॉरल लेसन टू ऑडियंस को एक नैतिक लेसन अंत में दिया जाता है। आपने देखा होगा प्रत्येक फिल्म, प्रत्येक नाटक, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई फिल्म हो या कोई ड्रामा हो, सब में क्या होता है, अंत में इस तरह की ह्यूबरिस का मतलब होता है, इस तरह के करैक्टर्स जब गलत करते हैं तो कोई ना कोई मॉरल मैसेज छूटता है। अब देखिए ओथेलो ड्रामा में क्या है कि अंत में वो मारा जाता है, तो हमें क्या मॉरल उससे मिलता है कि देखिए बिना सोचे समझे अक्खड़पन में क्या करना चाहिए, गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें सिचुएशन को समझना चाहिए, और शायद वो सिचुएशन को समझता ओथेलो तो ना वो खुद मरता ना अपनी पत्नी को मारता। और देखिए महाभारत से हमें क्या मॉरल मैसेज मिलता है, मॉरल लेसन मिलता है टू द ऑडियंस को, क्या मिलता है कि भाई दुर्योधन गलत था और पांडव सही थे, और गलत को पनिश किया जाता है, या दुर्योधन ऐसा न करता तो शायद युद्ध नहीं होता, यदि उनका शेयर दे देता तो शायद युद्ध नहीं होता, इतना विनाश नहीं होता, शायद रावण थोड़ा इतना मौका दिया राम ने
कि अभी वो सीता को लौटा दे, विनाश होने से बच जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अपने एरोगेंट के कारण वो नहीं नभा और अंत बुरा हुआ। तो इससे ये मैसेज दिया जाता है ऑडियंस को कि हमें परिस्थिति के अकॉर्डिंग सब कुछ समझना चाहिए और उसी के अनुसार हमें फ्लेक्सिबल बन जाना चाहिए, हमें एरोगेंटी नहीं बनना चाहिए, घमंड में नहीं रहना चाहिए। ये क्या मॉरल मैसेज ऑडियंस को दिया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।